स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में और हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक से अगर उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। आज हम डिजिटल के जमाने में जी रहे हैं। एक क्लिक दूर है अपनी मनपसंद खाने को ऑर्डर करने में, एक क्लिक दूर है अपने मनपसंद ड्रेस मंगवाने को, और पल दूर है अपने लिए उधार को डिजिटल पेमेंट से उतारने को। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है। हर एक चीज जो है हम देखते हुए नजर आ रहे हैं कि डिजिटल होते हुए नजर आ रहा है। तो आजकल डिजिटल के जमाने में आ गया है डिजिटल करेंसी, और हमारी युवा पीढ़ी इस डिजिटल करेंसी से आकर्षित होते हुए नजर आ रही है। तो एक तरफ आपको बता दें आरबीआई द्वारा ई रुपया भी आ गया है। ये क्या है? तो एक और इन्फ्लुएंसर्स लगातार वीडियो बना रहे हैं कि डिजिटल करेंसी के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है इन्वेस्ट करो। तो चर्चा बेहद जरूरी है कि ये बढ़ते डिजिटल के वर्चस्व के अंदर ये डिजिटल करेंसी आखिरकार है क्या, क्योंकि हाल ही के अंदर आपको बता दें कि जब बजट पिछले साल के अंदर पेश किया गया तो वहां पर ई रुपये का जिक्र जो है किया गया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कि ई रुपया जो है वो लेकर आया जाएगा और जो डिजिटल करेंसी है वो रेगुलेट होगी आरबीआई द्वारा। तो बहुत सारे सवाल हैं कि ये डिजिटल करेंसी है क्या, क्रिप्टो करेंसी से कितनी अलग है, क्या दोनों एक जैसी हैं? तो आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा, लेकिन इससे पहले आपको डिजिटल करेंसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और फिर हम चर्चा की ओर बढ़ेंगे। डिजिटल करेंसी, आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद होती है, और डिजिटल करेंसी के अंदर सेंट्रलाइज भी होती है और डिसेंट्रलाइज भी होती है। हाल ही के अंदर आपको बता दें सरकार द्वारा सेंट्रलाइज आरबीआई जो है सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक की तरफ से एक डिजिटल करेंसी जो है वो लेकर आई जा रही है। इस साल भारत में ई रुपया की शुरुआत जो है वह की जा रही है। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास निकाय के आंकड़ों के मुताबिक आपको जरा बता दें कि इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं 7% से अधिक आबादी के पास डिजिटल मुद्रा है। आप सोचिए कि डिजिटल करेंसी ना आने के बावजूद भी सेंट्रलाइज तरीके से फिर भी 7% आबादी जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुकी है। तो 20 देशों की सूची में भारत जो है वो 7वें स्थान पर पहुंच गया है जब हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं। तो 20 अर्थव्यवस्थाओं के अंदर जो ये हम पूरी अर्थव्यवस्थाओं की 20 देशों की बात कर रहे हैं, इनमें से 15 देश ऐसे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो सोचिए भारत उन 20 देशों के अंदर से डेवलपिंग कंट्री है जो इन 20 अर्थव्यवस्थाओं के अंदर है। तो क्या डिजिटल करेंसी सेफ है? आरबीआई की डिजिटल करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी क्या है? कहीं सारे सवाल है। तो आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी हमारे साथ हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। अश्विनी राणा हमारे साथ फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंकिंग के। विकास सिंह हमारे साथ फाउंडर है बिलीव क्लब के। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सबसे पहले अखिल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब हम डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि डिजिटल करेंसी क्या क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी जो है वो एक जैसी है या फिर ये दोनों की दोनों है, अलग है? जी अखिल जी। देखिए, वास्तविकता में देखा जाए तो जो क्रिप्टो करेंसी है उसका माइनिंग होती है और उसमें लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट के लिए किया है, क्योंकि उसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने देखा होगा तो आज से 6 महीने 1 साल पहले क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा उछाल आया था और पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर उसमें बहुत ज्यादा गिरावट हुई है, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन होता है। तो जिस प्रकार से शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, डेट मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट किया था। और जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था वो यंगर जनरेशन थी, वो बहुत यंग लोग थे। और जब से इसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जो डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई की करेंसी है। क्या इसमें फ्लक्चुएशंस होंगे? क्या ये इन्वेस्टमेंट का टूल होगा या केवल ये एक प्रकार के लेन देन का टूल होगा? देखिए, जहां तक सरकार का पक्ष है, जहां तक आरबीआई का पक्ष है, उनका पक्ष बहुत नोबेल है, बहुत आदर्श है, बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छा है। क्योंकि जो करेंसी नोट होते हैं उनमें गंदगी होती है, उनके प्रिंटिंग में खर्चा आता है, उनको स्टोर करने में चोरी का डर होता है और उसमें ब्लैक मनी स्टोर किया जाता है। तो उस मामले में तो डिजिटल करेंसी बहुत अच्छी है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो लोग ब्लैक मनी को करेंसी में रखते हैं, क्या वो डिजिटल करेंसी में उसको रखना पसंद करेंगे? फिर डिजिटल करेंसी वो रखेंगे क्या जब इंटरनेट बैंकिंग हो ही रही है, जब लेन देन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आज भी हो रहा है, जिसमें आपको करेंसी रखने की आवश्यकता नहीं है, एक बैंक दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। जो बड़े लेन देन होते हैं आज भी वो डिजिटल वे से होते हैं। तो डिजिटल करेंसी, इंटरनेट बैंकिंग एंड
क्रिप्टो करेंसी के बीच का जो अंतर है वो समझने की आवश्यकता है। तो सवाल यह है, जैसे आपने बिल्कुल शुरू में कहा कि आजकल हम लोग घर बैठे चीजों को ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो जो प्रोड्यूसर है उसको इससे नुकसान होता है, और जो इंटरनेट के सेवी लोग हैं या जो इंटरनेट का उपयोग करना समझ गए हैं, स्विगी और जोमेटो जैसे लोग, उनको फायदा होता है क्योंकि वो बीच में कमीशन लेते हैं, कस्टमर को ज्यादा दाम पे चीज मिलती है क्योंकि वो सर्विस चार्ज भी देता है। और जो इंटरफेस भारत की परंपरा का एक इंटरफेस होता है सप्लायर और कंज्यूमर के बीच का, वो इंटरफेस खत्म होता जा रहा है, जो हमारे देश की ब्यूटी थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है कि क्या ये डिजिटल करेंसी जब इंटरनेट बैंकिंग चल रही है तो उसको रिप्लेस कर पाएगी, क्या इसको कंज्यूमर करना पसंद करेंगे, और क्या केवल इस सरकार के हित के साथ साथ ये कंज्यूमर और बाकी जो इसके बीच के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको फायदा होगा। ये अश्विनी जी हमारे साथ हैं, बैंकिंग के स्टेक होल्डर हैं। तो अश्विनी जी, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ये ई रुपया लाने का महज एक ही मकसद है कि बीच के अंदर जो मिडल मैन है उसको खत्म कर दिया जाए। तो बैंकिंग जो, अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, जो प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं, जो अभी एक मीडिएटर के तौर पर यूपीआई के अंदर बना हुआ है, डिजिटल पेमेंट के अंदर, तो क्या उसके लिए नुकसान होगा? नहीं, जैसे अभी त्यागी जी भी कह रहे थे कि इसमें थोड़ा सा अंतर है। भाई, एक तो इसको लाने का मकसद था कि जो लोग, जो यंग जनरेशन क्रिप्टो करेंसी के पीछे दीवानी हो रही है, पागल हो रही है, उसको रोका जाए। वो इलीगल करेंसी थी, हमारे यहाँ वो लीगल नहीं है। तो ये एक तो लीगल टेंडर है, आरबीआई की करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, नोट की जगह आप इसको रख रहे हैं। दूसरा, सरकार की तरफ से देखा जाए तो सरकार इस करेंसी के द्वारा करेंसी को ट्रैक कर सकती है। अभी तक जो आपके फिजिकल नोट है वो कहाँ पड़े हैं किसी को पता नहीं है, जो बैंक में पड़े हैं उसके अलावा जो है वो सर्कुलेशन में है, लेकिन सर्कुलेशन में किसके पास कितने नोट हैं वो पता नहीं है। तो इस करेंसी के द्वारा सरकार उन नोटों को कि करेंसी कहाँ पर है, किसके पास है, उसको ट्रैक रिकॉर्ड किया जा सकता। तो फिर जनता तो कहेगी जी हमारे भेद, बाकी यूपीआई है, जनता तो इसके ऊपर सर कहेगी कि हमारे भेद खुल जाएंगे। देखिए क्या है कि अल्टीमेटली सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है उसका मकसद यही है कि सभी ब्लैक एंड व्हाइट को, जो ब्लैक है उसको खत्म किया जाए और लोग व्हाइट में काम करें। पारदर्शिता जो लाने की सरकार की जो योजना है, अभी यूपीआई वगैरह में जो ट्रांजैक्शन होती है उसका सेटलमेंट होता है, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, पेमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू या जो जो स्टेक होल्डर है उसमें होता है। लेकिन इसमें डायरेक्ट जो है करेंसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगी। तो क्या है कि हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी में लाया गया कदम है, लेकिन सरकार ने अभी इसको ट्रायल के रूप में शुरू किया 4 बैंकों से। तो ये बैंकिंग सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? जितने भी अपने बैंक्स हैं, अभी भी हम अगर बात करें, जिस तरीके की मंदी चल रही है, बैंक्स बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर है नहीं, और इस तरीके की अगर मान लीजिए करेंसी आती है तो बैंक्स का इसके ऊपर क्या असर पड़ते हुए नजर आएगा? देखिए, बैंक में इस प्रकार से पड़ सकता है कि अभी जो आपका पैसा है आपने अपने अकाउंट में रखा हुआ है, बैंक उस पैसे को जो है री इन्वेस्ट करता। अगर हम उस पैसे को निकाल के उस पैसे की जगह पर अपना ई रुपी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे और अपने पास उसको रख लेंगे, तो वो उसका वहां पर कोई योगदान नहीं है, बैंक के पास उसका योगदान नहीं है। लेकिन फिर भी आरबीआई के हिसाब से, क्योंकि ये रेगुलेट होगी, तो अंधाधुंध तो नोट छप नहीं सकते, या ई रुपी ट्रांजैक्शन में आएगा या फिजिकल फॉर्म में आएंगे, तो दोनों की तरह रेगुलेट होगी। मतलब हमारी जीडीपी के अनुसार हमारी कितनी कैश जो फ्लो होना चाहिए वो एक निश्चित रूप में आरबीआई उसके ऊपर कंट्रोल करता है। तो उसी प्रकार विकास, आपके पास में आना चाहूंगी। अगर हम थोड़ा इस करेंसी, डिजिटल करेंसी की अगर हम बात करते हैं, तो जो एक पूरा इसका टाइमलाइन रहा है, पहले सरकार जो है वो डिनायल के अंदर थी, जहां एक, मुझे यहां तक याद है 2019 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ये भी कहा गया था कि बैन लगा दिया जाए इस करेंसी को। वो अलग बात है, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब खुद सरकार जो है वो डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है। पहले आप डिनायल में थे और आप खुद उस करेंसी को लेकर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी विकास। सबसे पहले मैं तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताना चाहूंगा कि सर ने, जैसे अभी अश्विनी जी ने कहा कि गवर्नमेंट चाहती है कि सारा ब्लैक एंड व्हाइट अलग कर सके। ये करना कितना और किस लिमिट तक ठीक है ताकि आपकी प्राइवेसी ब्रीच ना हो, ये बहुत जरूरी है। इसके मायने डिफरेंट होते चले जाएंगे, बिल्कुल अलग होते चले जाएंगे। इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा अभी 2 कंट्रीज के हिसाब से। पहला चाइना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया।
चाइना का एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। उन्होंने डिजिटल युआन अपनी कंट्री में स्टार्ट कर दिया है। उस कंट्री ने जो इलेक्ट्रॉनिक सीबीडीसी है, सपोज कीजिए जो सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, अब सपोज कीजिए अगर मेरे पास आती है, मेरे बैंक सब आज मेरे जो 100 रुपए हैं, फिजिकल 100 रुपए, अगर मैं चाहूं तो मैं अपने जनरेशन को पास कर सकता हूं, बशर्ते वो नोट चेंज ना हो, जैसे नोटबंदी के दौरान हुआ था। तो मैं उस कैश को मैं अपनी जनरेशन को पास ऑन कर सकता हूँ। युआन, डिजिटल युआन जो है इस समय चाइना के अंदर, उन्होंने उस पे एक एक्सपायरी डेट लगा दी है। जैसे पानी की बोतल पे एक एक्सपायरी होती है, खाने की चीज पे कोई एक्सपायरी होती है। अब ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि वहां की जनता पैसे को सेव ना कर पाए। हालांकि अभी हम इससे बहुत दूर हैं, बट मैं इस आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये पॉइंट जरूर सरफेस पे लेकर आना चाहूंगा कि कितना करना ये बड़ा लिमिटेड, बड़ा बड़ा डाइसी होता चला जाता है। और अब मैं रेफर करूंगा जो आरबीआई ने सीबीडीसी का डॉक्यूमेंट अभी अभी जो सर्कुलेट किया है, जिसके अगेंस्ट उन्होंने 7 बैंक्स के साथ अपना, 7 है या 4 है मुझे नहीं पता, बट 7 आई थिंक 7 बैंक्स है, 4 नहीं है, बिकॉज उन्होंने उनके साथ वहां पे स्टार्ट किया अपनी। सो वो प्लेटफॉर्म जो है उसमें उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली लिखा है एक उसके नीचे, हेडिंग के नीचे, कि कितने पैसे को ट्रैक करना, जानने, इंडियन गवर्नमेंट को क्या उस मूवमेंट के बारे में जानना जरूरी है या नहीं, ये लाइन भी गवर्नमेंट को खुद से निकालनी पड़ी है। जैसे कि सपोज कीजिए 50,000 रुपए, 50,000 रुपए कभी भी अगर मैं चाहूं अश्विनी सर को दे सकता हूं और वो गवर्नमेंट के पास कभी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। बट जैसे ही मैंने 50,000 1 रुपया, मैं 50,000 रुपए उस डॉक्यूमेंट में 50,000 रुपए कहीं नहीं लिखा है, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं। तो पहली चीज, सीबीडीसी में भी इस तरीके की चीजें हैं कि आपका पैसे की मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा। अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि किस लिमिट तक ट्रैक करना है, ये फिर से हम लोगों के लिए थोड़ा सा संदेहास्पद सिचुएशन बन सकती है फ्यूचर में। अब आ जाते हैं आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पे पलक जी, जो आपने पूछा था कि सीबीडीसी, पहले वो डिनाइल में थे इंडियन गवर्नमेंट, फिर धीरे धीरे उन्होंने ग्रेजुएट किया अपने आप को, किया वो सीबीडीसी लेकर आ गए हैं। सो मेरे हिसाब से ब्लॉकचेन से क्लियर ट्रांसपेरेंसी लाने वाली टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता लाने वाली टेक्नोलॉजी एटलीस्ट अभी तक हिस्ट्री में नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसमें एक एक पैसे की मूवमेंट, रिकंसिलिएशन, जिसपे बैंक्स आज की डेट में अगर 2 बैंक्स हैं जिसमें नॉस्ट्रो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जब मैं इंटर कंट्री ट्रांसफर करता हूं, उन लोगों को रोज सेटल करना होता है कि भाई मेरी कंट्री से तुम्हारी कंट्री में कितने गए, नेट कौन किसको पे करेगा, रिकंसिलिएशन में आता है। अपने खाते मैच करने वाली बात है, सिंपल, कि कितना किसी का आया, कितना किसी का गया। उस चीज की कॉस्ट आज की डेट में बहुत ज्यादा है। ब्लॉकचेन में उस चीज की कॉस्ट ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि बाय डिजाइन वो रिकंसाइल करता हुआ चलता है। आपके अकाउंट से पैसा मूव ही तभी होगा जब आपका अकाउंट उन सब कंडीशंस को ऑलरेडी सक्सेसफुली पास करता होगा। तो सीबीडीसी में जो तरीका है, आई होप कि वो वहीं से ही पिक किया गया है, क्योंकि वो ही बेस्ट तरीका है आज तक की टेक्नोलॉजी के। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी विकास कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से यूएस और चाइना डिजिटल करेंसी का अपना वर्चस्व बना रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अपनी प्रॉक्सी वॉर के लिए, कि डिजिटल करेंसी खुद की लाने के लिए आने वाले समय के अंदर। आपके पास वो फ्रंट हमेशा ओपन रहेगा कि कहां पे टेक्नोलॉजिकली हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यूएस की जब हम बात करते हैं तो यूएस हमेशा एक कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर लेके आगे बढ़ता है। अभी तक इंडिया में हम वो कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर नहीं देख पाए हैं। जैसे कि मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या कोई भी सिटीजन यहाँ पे कॉन्फिडेंटली क्रिप्टो या फिर क्रिप्टो से रिलेटेड बिजनेस कर सकता है? उसका आंसर आज तो एटलीस्ट ना है। शायद आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट इस चीज को एक्नॉलेज करे, उसका थोड़ा देखेगी क्या कर सकते हैं हम इसमें। और बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि मैं लेकर आ सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक ये अभी जरूरी है। लेकिन आप इतने कन्विक्शन से बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर किसी को बिजनेस करना है, विकास आपने इतनी कन्विक्शन के साथ बोला कि ना है, तो आप थोड़ा इसे जरा विस्तार से बताइए, क्यों इस तरीके का अभी प्लेटफॉर्म नहीं है क्या भारत के अंदर? अभी जब मैं कहता हूं कि कोई बिजनेस प्योर क्रिप्टो में अपना बिजनेस इंडिया के अंदर कर सकता है या क्रिप्टो से रिलेटेड, देखिए क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो एक तरीका है पैसे को एफिशिएंटली मूव कराने के लिए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी।
क्या आज हम उबर की बजाय अखिल जी ने फिर खुद से वो बोला काली कि पीली क्रिप्टो टैक्सी या करेंसी के फिर लेना अंदर, चाहेंगे? क्रिप्टो करेंसी के अंदर अखिल जी ने अभी खुद बोला, और ये चीज मैंने भी देखी कि यूथ जो है, हमारी युवा पीढ़ी जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। इवन यूट्यूबर्स को हम देख रहे थे, इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे थे, वो लगातार वीडियो बना रहे थे कि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करें, और हमारा रुझान जो है वो एक तरीके से बढ़ गया क्रिप्टो करेंसी के अंदर। फिर वो इतनी डाउन हो गई बाद में जाकर, ये जो रिपोर्ट्स है लगातार आते हुए नजर आए। जी, तो अखिल जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही हमारी जी विकास आपके पास वापस लौटती हूँ। अखिल जी आपसे मेरा सवाल रहेगा कि अब ये सारी चीजें हो गई इलेक्ट्रॉनिक, और जब हम देखते हैं कि आप जैसे ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हैं, साइबर क्राइम्स बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्या हमारे पास हैकिंग का जो है एक नई चुनौती जो है वो सामने आ जाएगी अगर इस तरीके से हम डिजिटली डेवलप हो रहे हैं? तो हमारा बेस स्ट्रांग है साइबर क्राइम्स के लिए? नहीं, देखिए ये तो पलक जी बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा बेस बहुत स्ट्रांग नहीं है। हैकिंग होती है। अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की भी वेबसाइट हैक की गई और उसमें बार्गेनिंग की गई। देखिए वास्तविकता में ये जो साइबर क्राइम है इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए असली प्रश्न क्या है, जो बड़े अमाउंट्स हैं, बल्क ट्रांसफर्स हैं, वो आज भी हो रहे हैं और डिजिटल करेंसी आने के बाद भी होंगे। असली जो परेशानी आती है देश की 90% जनसंख्या को आती है जो इंटरनेट बैंकिंग से डरती है और कंप्यूटर से ट्रांजैक्शन करने में उसको परेशानी होती है, और उसको जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो परेशान करते हैं और उनका पैसा लूट लेते हैं। तो वास्तविकता में जो बड़ी एजेंसीज हैं, जो बड़े फंड ट्रांसफर्स हैं, वो आज भी हो रहे हैं, कल भी होंगे, वहां कोई परेशानी नहीं है जी। आप जिन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने के लिए आपने नोटबंदी की थी तो मगरमच्छ तो निकल गए, सारी की सारी करेंसी जो है आपके देश के बैंकों में, बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गई, और आज जो करेंसी है वो 17 लाख करोड़ की थी, आज 29 लाख करोड़ की हो गई। बेसिक प्रश्न है, उससे परेशानी आज भी ये होगी जो पहले भी हुई थी। जो सामान्य जनता है, जो साधारण जनता है, देखिए हमें ब्लैक मनी छुपाने की कोई जगह नहीं है क्योंकि हमारे पास ब्लैक मनी नहीं है। तो आप हमारे ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए तो ये स्कीम ला नहीं रहे। आप ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए जिन लोगों के लिए ये स्कीम ला रहे हैं, आप उनको इस लपेटे में नहीं ले पाएंगे, तो सामान्य जनता इसके बीच में आ जाएगी। और अगर डिजिटल करेंसी या इंटरनेट बैंकिंग में सामान्य जनता फंसती है जिसको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो फ्रॉडस्टर के हाथ में आ जाएगा, वो हैकिंग के हाथ में आ जाएगा और उसका पैसा लुट जाएगा। मैं देखता हूं बैंकिंग सिस्टम में, अश्विनी जी बैठे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, बैंकिंग सिस्टम में रोज अगर आप किसी भी बैंकिंग ब्रांच में बैठ जाएं, 4-5 लोग आके आपको मिल जाएंगे कि साहब मेरे बैंक से 15,000 निकाल लिए, मेरे बैंक से 20,000 निकाल लिए, क्योंकि ये फ्रॉडस्टर्स को सब पता है किस प्रकार से सीनियर सिटीजन्स को और जो लोग बहुत ज्यादा जानकार नहीं है उनको किस प्रकार से। मुझे आज कॉल आया है, आज मुझे कॉल आया, ओटीपी जो है मुझसे मांगा जा रहा था कि आप ओटीपी मैम बता दीजिए आपने कुछ ऑर्डर किया है। तो इस तरीके की तो फ्रॉडुलेंट जो है वो चल रही है, और इसके अंदर ई रुपया लेकर आना, हमें साइबर क्राइम के ऊपर ध्यान देने की कितनी जरूरत है अश्विनी जी? क्योंकि जब हैकिंग होगी तो क्या हम पहले तो टेक्नोलॉजी savvy नहीं है हमारी जनता, और चलिए मान लीजिए कि इतनी नॉलेज नहीं भी है इंटरनेट के बारे में, तो उसके बाद साइबर क्राइम्स के रेट लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या हमारा बेस इतना मजबूत है कि हम इस सिस्टम को लेकर आ पाए? जी अश्विनी, अगर हम सोचें कि पहले हम उसको बाउंड्री वॉल जो है उसको बहुत मजबूत बनाएं और उसके बाद अंदर काम शुरू करें, तो मुझे लगता है कि हम थोड़े पीछे हो जाएंगे। ये दोनों चीजें साथ में काम कर लीजिए, वो कोई इशू नहीं है। हाँ नहीं, साथ में, इसलिए साथ में ही होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि वो जो ब्रेन है नेगेटिव, वो थोड़े एडवांस चलते हैं, उनका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है और वो उस तरह से काम करते हैं। लेकिन सरकार भी काम कर रही है, लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, और उसके अंदर मुझे लगता है कि मीडिया को हर थोड़ी थोड़ी देर में इन चीजों को जो है लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए। रोज वो नए तरीके के मैसेज भेजकर और वो इस तरह से अटैक करना चाहते हैं, तो इसलिए लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि भाई ये किस प्रकार के मैसेज हैं। तो निश्चित रूप से हम अभी उसमें थोड़ा एडवांस नहीं है, थोड़ा पीछे है, लेकिन ये सोचते हुए कि वो है, अब अगर हम सड़क पर गाड़ी चलाना है और लगे कि भाई गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, तो निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन सावधानी से चलाएंगे तो हम अच्छी तरह से गाड़ी चला सकते हैं। तो इसलिए प्रगति भी करनी है, और जो लेकिन फिर अश्विनी जी फिर बात क्या आ जाती है ना कि जैसे अश्विनी जी ने अभी बहुत जरूरी फैक्ट्स पेश किए कि आप डिजिटल करेंसी की जरूरत क्यों है। डिजिटल करेंसी की मेन हमें जरूरत ये है कि हम जो हमारी ब्लैक मनी है
वो खत्म कर दें। और साथ में जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि अपने जो हमारे मीडिएटर है, जो बीच के अंदर हम यूपीआई के अंदर देखते हैं जिस तरीके से होता है, तो वो खत्म होते हुए नजर आए। लेकिन टारगेट जो है वो रहेगी जनता। ब्लैक मनी वाले तो कहेंगे नहीं जी मैं डिजिटल करेंसी के अंदर जो है अपना पैसा रखूंगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि सरकार ट्रैक कर लेगी इसको। लेकिन मिडिल क्लास इंसान जो है वो वहां पर इन्वेस्ट करेगा, और मिडिल क्लास के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो साइबर क्राइम का जो है शिकार होते हुए नजर आते हैं। जी अश्विनी जी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन क्या है, आप ये मत सोचो कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं हो रही। आज देखो, आज जीएसटी आने के बाद सब कुछ जो है ऑन रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद भी लोग जो है जीएसटी करने के बाद अलग तरह से जो पेमेंट है वो यूपीआई के थ्रू कर रहा है। बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो भी एक ट्रैकिंग है। ऐसा नहीं है कि वहां ट्रैकिंग नहीं है। तो लेकिन सरकार की मंशा है कि सारा कुछ उसको ट्रैक पर लाकर, और क्या है कि भाई अगर कोई ट्रैकिंग होगी तो हमारे मित्र कह रहे थे कि मेरी पर्सनल उसके ऊपर अटैक नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं अगर इस देश में कर रहे हैं और उसका अगर इफेक्ट जो है कंट्री को नहीं होता, उसके योगदान नहीं होता विकास अच्छा, में, मेरे तो उसका जहन में बेकार है। एक और चीज आई। अगर मान लीजिए हम डिजिटल करेंसी की ओर जाते हैं तो टेररिज्म के ऊपर भी हम ट्रैकिंग जो है कर सकते हैं। जब टेररिज्म के अंदर हम फंडिंग की बात करते हैं तो इसके ऊपर भी तो डिजिटल करेंसी के ऊपर ध्यान जो है वो दिया जा सकता है। देखिए, इसके ऊपर विकास बहुत आप क्या कुछ कहना है। चाहेंगे? नहीं, ये भी है। और दूसरा क्या है कि नोट छापने में सरकार का जो खर्चा आता है और नोटों को जो शिफ्ट करने का बहुत बड़ा उसमें पैसा लगता है। मतलब आरबीआई जो नए नोट छापती है और वो बैंकों को अलग अलग स्टेट में भेजती है, उसके ऊपर बहुत कॉस्ट आती है, वो कहीं दिखती नहीं है। तो इन सारी चीजों में कमी अगर आती है तो वही जो पैसा है कहीं और उसका इस्तेमाल हो सकता है। विकास, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि टेररिज्म के अंदर जब हम बात करते हैं, फंडिंग के ऊपर जब हम बात करते हैं, जिस तरीके से डिजिटल करेंसी लाई जा रही है कि सब कुछ ट्रैक जो है वो किया जाए, तो क्या इसके ऊपर भी हम देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है देखने को मिल सकता है? जी विकास। जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की डेट में जो ब्लॉकचेन पे जो टूल्स आ गए हैं वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे लेवल तक की मॉनिटरिंग देते हैं, जिससे कि आप पैसे के मूवमेंट को या मॉनिटरिंग और सेंडिंग द मनी, जो पैसा हम भेज रहे हैं क्रिप्टो के थ्रू, वो हम ट्रैक कर सकते हैं। कई बार रोक तो बिल्कुल नहीं सकते, बट ट्रैक किस लेवल तक कर सकते हैं कि वो पैसा एक्चुअली में कहाँ पे क्या उसका एग्जिट, कहाँ पे उसने उस चीज को एनकैश किया है जी। इस चीज के लिए ग्लोबल लेवल पे जितने भी क्रिप्टो करेंसी, जो मैं रियल क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, उन क्रिप्टो करेंसी के जितने भी एक्सचेंज ओनर्स होते हैं, दे ऑलवेज कम्युनिकेट, वो हमेशा कम्युनिकेट करते हैं ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांसपेरेंटली। अब आ जाते हैं बाकी चीजों पे कि इसका इम्पैक्ट जो है वो, मुझे तो लगता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट में जो अभी सीबीडीसी आ रहा है वो कभी भी लार्ज ट्रांजैक्शंस को शायद सपोर्ट नहीं करेगा। B2B ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं है सीबीडीसी आज की डेट में। आज की डेट में सीबीडीसी केवल उस चीज की रिप्लेसमेंट है, जब मुझे यूपीआई के थ्रू मेरे को चाय पीने बाहर जानी है तो मुझे 10 रुपए उस चाय वाले को देने हैं, तो अब मैं 10 रुपए बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ट्रांजेक्शन ना करते हुए मैं सीबीडीसी से अपने वॉलेट से उनके वॉलेट में बिना किसी बैंकिंग चैनल को इन्वॉल्व करे तब मैं पैसा दे पाऊं। इससे होगा क्या, इससे आपका बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक तो लोड कम हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में हाई वॉल्यूम से ज्यादा लो वॉल्यूम की ट्रांजैक्शन यूपीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा होती है। 10 रुपए से कम की ट्रांजैक्शन यूपीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा है। तो सीबीडीसी के ऐसा आने तो से नहीं होगा कि दोनों को राहत है। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लेने के देने पड़ जाएंगे? जी विकास, सॉरी, मैं कह रही हूँ कि आप ये बात बोल रहे हैं कि बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोड है, तो कहीं ये तो नहीं होगा कि बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेने के देने पड़ जाएंगे कि यूपीआई से? नहीं, ऐसा नहीं है। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है। यूपीआई हमारे देश की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ना कि सिर्फ इंडिया के हिसाब से, ग्लोबल जो पूरा वर्ल्ड है वो इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही अमेज होकर देखता है, बहुत ही ज्यादा उस नजरों से देखता है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास कब आएगी। इसी का परिणाम है कि आपका दुबई और सिंगापुर के साथ यूपीआई के जो बैंकिंग चैनल्स हैं वो इंटीग्रेट हो जाएंगे। इंडियंस को गूगल पे यूज करने के लिए कहीं इधर से उधर कोई और ऐप शायद यूज ना करनी पड़े, पेटीएम के अलावा और कोई ऐप यूज ना करनी पड़े, राइट? सो बैंकिंग का कोई लेने नहीं, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड है।
ये सीबीडीसी के आने से शायद बैंकिंग के ऊपर से कुछ लोड कम भी हो जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अखिल जी कि बैंकिंग, हम कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो है डिजिटल रुपया आने के बाद जो एक मीडिएटर के तौर पर जो है खत्म हो जाएगा, तो ये आने वाले समय के अंदर क्या रेपरकशंस होते हुए नजर आएंगे? जी अखिल जी। देखिए, मैं तो पलक जी, विकास जी से एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नॉलेज हमारे ग्रुप में उन्हीं को है। जो उन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ट्रेस करना बहुत आसान था, और ये भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो है इंडिया में इलीगल करेंसी थी। जिन लोगों ने पिछले 5-6 साल के अंदर बेइंतहा पैसा क्रिप्टो करेंसी में कराया है, क्या जो उन्होंने उसमें टैक्स नहीं दिया है, क्या उसको ट्रेस करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको कुछ नोटिसेस दिए हैं? क्या उसमें कुछ एबनॉर्मल जो प्रॉफिट्स अर्न किए हैं लोगों ने, उसको ट्रैक करके उस पर टैक्सेशन हुआ है? क्या उनका प्रोसिक्यूशन हुआ है? देखिए, वास्तविकता में हम जो मगरमच्छ पकड़ना चाह रहे हैं, मगर ये बिल्कुल सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक है, सरकार की मंशा में कोई खराबी नहीं है। असली मुद्दा ये है कि जिनको पकड़ने के लिए आप ये काम कर रहे हैं वो नहीं पकड़े जाएंगे। 10-10 रुपए, 20-20 रुपए के ट्रांजैक्शन होंगे, उसमें आपको 50 पैसे 20 पैसे बचेंगे, लेकिन उसमें भी वो ट्रैप होंगे क्योंकि उस पर साइबर क्राइम होगा। तो अगर विकास जी हमें ये बता सकें कि जिन लोगों ने एबनॉर्मल प्रॉफिट्स क्रिप्टो करेंसी में कमाए हैं या कमाए हैं, क्या उन्होंने उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया है और क्या उस पर टैक्सेशन हुआ है? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी। विकास जी, आपसे 30 सेकंड का कमेंट जो है मैं लूंगी, आपने हैंड रेस किया है, समय का अभाव है लेकिन आप बोलिए। जी विकास। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा सर, बिल्कुल जो आपने बोला वो हुआ है, आईटी नोटिस सर्व भी किए गए हैं, और प्रोसिक्यूशन होगा या नहीं होगा वो तो जुडिशियरी पर है। बट आपने जहां तक बोला है, जितना बोला है, वो पिछले 4 साल का आईटी डिपार्टमेंट ने 4 साल का सबका हिस्ट्री निकाल के इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर जितने भी थे, उन सब में से जिन जिन लोगों को शो कॉज नोटिस और ये सब नोटिस दिए गए हैं, उन्होंने सर्व भी करे हैं, और आईटी डिपार्टमेंट को राजस्व भी मिला है। ऐसे थोड़ा सरकार अपना राजस्व छोड़ देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल जी। तो आज चर्चा जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जब हम देख रहे हैं कि डिजिटल करेंसी जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है, डिजिटल करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2019 के अंदर हम बात करें, जब सरकार सोच रही थी कि डिजिटल करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाए, लेकिन 2022 के अंदर जब हम बात करते हैं, जब बजट पेश किया गया, तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि खुद आरबीआई जो है एक डिजिटल करेंसी को जो है भारत के अंदर लेकर आएगी। तो क्या आने वाले समय के अंदर डिजिटल करेंसी आने से करप्शन जो है कम होते हुए नजर आएगा? मिडलमैन की जब हम बात करते हैं, बैंकिंग की जब हम बात करते हैं, यूपीआई की वजह से लोड उन पर बनते हुए नजर आता है, क्या वो खत्म होते हुए नजर आएगा? रिस्क कितना है? साइबर क्राइम कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा अगर डिजिटल करेंसी इस तरीके से आ जाती है? कहीं सारे सवाल है। तो आज इसी मुद्दे पर रही हमारी चर्चा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।